A very good morning to one and all present here. Here we are going to start our second lecture of the living world. So, हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है एम करियर इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। तो पहले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था लिविंग क्या होते हैं और लिविंग के कैरेक्टर्स में हमने 2 कैरेक्टर डिस्कस करे थे। पहला था हमारा ग्रोथ। अब जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने क्या क्या लास्ट क्लास में रिवाइज किया था। पहला ग्रोथ एक इरिवर्सिबल ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ एक इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट जो ग्रोथ है बच्चों वो ट्विन कैरेक्टर है क्योंकि ये इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास दोनों शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या ग्रोथ सब में होती है? हाँ, ग्रोथ सब में होती है। जैसे कि हमने एक माउंटेन का एग्जाम्पल लिया था तो ग्रोथ लिविंग में भी हो रही थी, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो रही थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो एक कैरेक्टर तो है लिविंग का, बट एक डिफाइनिंग कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कि जो ग्रोथ होती है वो 2 तरीके की होती है, एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। अब ये जितने भी शब्द, जितने भी वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो सारे ही टॉपिक हम कवर कर चुके हैं लास्ट प्रीवियस क्लास में। यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो ग्रोथ होती है वो प्लांट में हमेशा चलती रहती है, लेकिन ह्यूमंस में, एनिमल में ये अप टू सर्टेन एज तक ही रहती है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर था रिप्रोडक्शन हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। 8th क्लास से ही हमारे बुक्स में आ गया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे। हाइड्रा पढ़ा था, ईस्ट पढ़ा था, प्लेनेरिया में हमने ट्रू रीजनरेशन देखा था, अमीबा में हमने बाइनरी फिशन देखा था। इसके बाद जो रिप्रोडक्शन है इसका एक की पॉइंट ये है कि रिप्रोडक्शन क्या सब में होता है? नहीं बच्चों, रिप्रोडक्शन सब में नहीं होता। रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमंस हो गए, म्यूल हो गए और वर्कर बीस हो गई। तो इनमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग नहीं है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आ गया है, की पॉइंट आ गया है जो इस कैरेक्टर तो बनाता है लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बनाता है। अब अपन चलते हैं आगे। अपना नेक्स्ट पॉइंट है, अपना नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अपना मेटाबॉलिज्म। हम खाना खाते हैं, हम खाना चबाते हैं, नॉर्मली ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, लिविंग में होता है। अगर हम मेटाबॉलिज्म को समझने की कोशिश करें तो मेटाबॉलिज्म अगर हमको मेटाबॉलिज्म को समझना है तो बस 2 चीज़ समझनी होगी। फर्स्ट कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। हमने खाना खाया, हमने खाना एब्जॉर्ब किया, हमारी बॉडी ने खाने को लिया, देन उसके बाद उसका ब्रेक डाउन हुआ और वहाँ से एनर्जी निकली, इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। सम अप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है क्योंकि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना खाना है और अपना खाना पचाना है। इसीलिए देखते हैं, मेटाबॉलिज्म रिफर टू द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी दैट कन्वर्ट और यूज एनर्जी। हमारे बॉडी के अंदर देखो बेटा, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, साइमल्टेनियसली बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं, ठीक है। उस रिएक्शंस के थ्रू हमको खाना एब्जॉर्ब करना, फूड को एब्जॉर्ब करना और वहाँ से एनर्जी निकालना, इस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब और आगे अब देख लेते हैं हमारी प्यारी प्यारी सी एनसीईआरटी यहाँ पे हमको क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि समझ तो हम पूरा चुके हैं। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग और लगा लेते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ
मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हमारे बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो साइमल्टेनियसली एक साथ लिविंग बॉडी के अंदर चलती रहती हैं। ऑल प्लांट्स, बहुत ध्यान से सुनना ये वर्ड, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, माइक्रोब्स एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगाई है, माइक्रोब्स हैं, ये इन सभी में मेटाबॉलिज्म चलता है विदाउट एक्सेप्शन। देन द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। क्या लिखा है? जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वही लिखा है। देन नो लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई सा भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इस पेन का, ये पेन रात भर से यहीं रखा था, जब मैं सुबह आई तो मैंने इसको उठाया, तो क्या रात भर में इसमें मेटाबॉलिज्म हुआ होगा? पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म is a defining feature of all living organism without exception। बहुत ही important लाइन है, क्योंकि अभी हमने ग्रोथ पढ़ा, अभी हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, इसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा। हमने जब ग्रोथ पढ़ा तो वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं था, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हमको देखने के लिए मिल रही थी। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर था, क्योंकि हमको कुछ ऐसे एक्सेप्शन मिले जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, म्यूल इम्पल्स, क्योंकि हमको कुछ ऐसे एक्सेप्शंस मिले जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, जैसे कि म्यूल इनफर्टाइल ह्यूमंस वर्किंग हनी बीज। ठीक है, अब ये तो दो हो गए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर आया है बच्चों हमारे पास जो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, विदाउट एक्सेप्शन। एनसीईआरटी हमसे कहती है विदाउट एक्सेप्शन, ये एक कैरेक्टर है लिविंग का। तो नीट का क्वेश्चन यहीं पे बन गया। आओ फिर से डिस्कस करते हैं एक बार मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस बन रही है साइमल्टेनियसली, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रही है बेटा, ठीक है, उन सारी ही रिएक्शंस क्यों चल रही है? हमने फूड खाया, हमने फूड पचाया, हमने उस फूड से एनर्जी ली, उससे हम बाकी काम कर पाए, तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। इन द सेंस मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। विदाउट एक्सेप्शन प्लांट में, एनिमल में, फंगाई में, माइक्रोब्स में, सब में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। कोई सा भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता। अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म पाया जाता हो। तो यहाँ से हमारे पास एक की पॉइंट आ गया कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अभी तक का फर्स्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर आया है बेटा हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, उसका नाम है कॉन्शियसनेस। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सभी घर पे हो, ठीक है, घर पे आप लोग आयरन कर रहे हो अपने कपड़े को, ठीक है, आयरन करते करते एक कॉल आया, आप जल्दी से आयरन छोड़ के कॉल रिसीव करने गए, पता नहीं किसी इम्पोर्टेंट का कॉल होगा, है ना। तो जैसे ही आप कॉल करते करते बिल्कुल ऐसे हाँ 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 वापस आए, आयरन करने लग गए, ठीक है, फिर गलती से आपका हाथ आयरन पे लग गया, ठीक है। जैसे ही आपका हाथ आयरन पे लगा, क्योंकि आपका ध्यान इधर था उधर नहीं था, जैसे ही आपका हाथ लगा तो क्या हाथ वहीं रखा रहेगा? नहीं बेटा, बिल्कुल आउच, कुछ ऐसा हाल होगा आपका और ये स्किन जल जाएगी। लेकिन ये हुआ कैसे? हाथ तो वहाँ था, एकदम से चिका,
एकदम से उसको हीट लगी, तो ये आउच कहाँ से निकला? इस आउच को ही कहते हैं कॉन्शियसनेस। अब पेपर में बिल्कुल भी मत लिख के आना कि है ना मैम ने बोला था आउच इज नोन एज कॉन्शियसनेस। नहीं बेटा, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कैसे हो रहे हैं? आप गाड़ी चला रहे हो, एकदम से गाड़ी आपके सामने आ गई, आपकी बॉडी ने, आपकी फिंगर ने एकदम से ब्रेक लगा दी है, ठीक है, तो ये होता है कॉन्शियसनेस। समझ में आया बच्चों? अब चलते हैं अपन अपनी एनसीईआरटी की थ्योरी पे। द एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग, हम अपनी सराउंडिंग को कितने अच्छे से देख सकते हैं, कितने अच्छे से समझ सकते हैं और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये जो स्टिमुलाई है वो कुछ भी हो सकता है, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू, जैसे कि स्किन हो गई, आईज हो गई, नोज हो गए, ईयर्स हो गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा। अब बेटा जो प्लांट है वो भी इस रेस में पीछे नहीं है, प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं बढ़िया इन्वायरमेंट को। अब देखो कैसे, जैसे कि हमको पौधे लगाना बहुत पसंद होते हैं, ठीक है, तो हमने एक पौधा लगा दिया, एक बेल लगा दी, ठीक है, तो बेल क्या हुआ, उस ही डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में सनलाइट होती है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं प्लांट ने रिस्पॉन्स किया है सनलाइट को बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट, आप सभी ने एक नाम सुना होगा पिचर प्लांट या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप। अब देखते हैं अपन क्या कंडीशन है इसकी। एक एरिया था, मानो कि ये सॉइल है, इस सॉइल के अंदर N2 की डेफिशिएंसी है बच्चों। इस सॉइल के अंदर, इस ज़मीन के अंदर N2 की डेफिशिएंसी है, तो इसमें पैदा होने वाला जो प्लांट रहेगा उसके अंदर भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी ऑफ कोर्स, है ना। तो अपन बना देते हैं एक प्लांट, यहाँ से ये रहा अपना एक प्लांट, ये रहा अपना पिचर प्लांट या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, यहाँ नाम लिख देती हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेचारा एक इंसेक्ट या फिर एक फ्लाई उड़ रही थी, इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी, तो इंसेक्ट को, तो फ्लाई को ऐसा लगा कि वाह, इसके अंदर हमको बहुत सारा जूस मिलेगा, इसके अंदर हमको बहुत सारा खाना मिलेगा। तो बेचारा ये हमारी कहानी का नादान परिंदा है, क्योंकि इसको आगे की कहानी पता नहीं है, तो वो बहुत खुश होके इस पिचर प्लांट के अंदर चले जाता है। अब जैसे ही वो यहाँ पे आता है और इसके अंदर झांक के देखता है तो वाओ, इतना सारा खाना, आज तो पार्टी, आज तो बल्ले बल्ले, है ना। तो ऐसा देखता है, और जैसे ही वो अंदर देख रहा होता है, पीछे से उसका कैप बंद हो जाता है और भाई साहब अंदर। अब भाई साहब अंदर चले गए, प्लांट ने उसको खाया, निचोड़ा, जो भी करा, उसको डाइजेस्ट करा, उसके अंदर से निकाला नाइट्रोजन, और इसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी। इसने नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी किससे पूरी करी? इसने नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हमारे कहानी के नादान परिंदे से पूरी करी। आई बात समझ में? इसका मतलब ये प्लांट हो, एनिमल हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो उन सभी में कॉन्शियसनेस होता है और सभी इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। कॉन्शियसनेस यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एनसीईआरटी की थ्योरी।
यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी एनसीईआरटी की थ्योरी, और जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते तब तक हमारा थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो जल्दी से अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, पूरा लेक्चर देख लिया है, तो आते हैं अब अपन क्वेश्चंस पे। जब हमने पहली क्लास ली थी तो मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाया था, आपकी नज़र एकदम बाज की नज़र जैसी होनी चाहिए, एकदम ईगल की नज़र जैसी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी पॉइंट, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस हमको नहीं छोड़ना है, सारे सेंटेंस हमको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस में गलती होती है। इस गलती को अगर आप बिल्कुल मिनिमम पे लाना चाहते हैं, 0 पे लाना चाहते हैं, तो जल्दी से लॉगिन करिए हमारे ऐप को, जल्दी से इसको ओपन करिए, रजिस्टर करिए और फटाफट आ जाइए हमारी लाइव क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से, which two of the below given points are known as twin character of the growth। फटाफट बताओ बच्चों, कौन से ग्रोथ के ऐसे कैरेक्टर थे जो हमको ट्विन कैरेक्टर कहला रहे थे? पहला इंक्रीज इन नंबर, देन इंक्रीज इन मास। आपको पता होगा तो एक बार में ही कर लोगे आप, और नहीं पता होगा तो वीडियो फिर से देखें, एनसीईआरटी की रीडिंग फिर से करें। फर्स्ट इंक्रीज इन मास, हाँ मैम ये तो था। देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल, हाँ मैम ये भी था। देन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ये नहीं था, क्योंकि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरा कैरेक्टर है, ये भी सभी लिविंग में पाया जाता है, बट ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर नहीं था ये। नेक्स्ट सेल्यूलर डिफ्रेंशिएशन, नहीं मैम, आओ देखते हैं। तो हमारा ये वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है, तो आओ देखते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। फर्स्ट और सेकंड पहले में ही मिल गया, तो आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, इन प्लांट ग्रोथ अकर्स डैश वेयर एज इन एनिमल्स इट अकर्स डैश। प्लांट में हमने पढ़ा था जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम चलती है, और एनिमल्स में एक लिमिट पे, एक सर्टेन एज पे आके रुक जाती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो तो ये भी आंसर आपका हो जाएगा। फर्स्ट ओनली अप टू सर्टेन एज, हाँ लेकिन एनिमल्स में तो ये तो नहीं ही होगा, ठीक। कंटिन्यूअसली, हाँ मैम ये हो सकता है, क्योंकि प्लांट का क्राइटेरिया ये पूरा फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट, वेयर एज इन एनिमल इट अकर डैश ओनली अप टू अ सर्टेन एज, यस, तो आपका आंसर हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। फर्स्ट प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में हमने क्या देखा था बच्चों? प्लेनेरिया में हमने देखा था इसमें ट्रू रीजनरेशन होता है, तो यहाँ पे कहाँ हो गया? बाइनरी फिजन, या अमीबा में पाया जाएगा। एसेक्सुअल स्पोर बर्डिंग, ट्रू रीजनरेशन, ये मिल गया हमको ट्रू रीजनरेशन। इसके बाद फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट नहीं, फर्स्ट का फोर्थ ये हो सकता है, फर्स्ट का थर्ड नहीं, ये नहीं हो सकता, फर्स्ट का फिफ्थ नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर हो गया बी वाला। आपको तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते? तो हमको बहुत अच्छे से पता है, एक म्यूल होता है, एक इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स होता है, और एक वर्कर बीज होती हैं। तो आओ देखो, म्यूल्स रिप्रोड्यूस नहीं करता, मतलब
हाँ ठीक है, नहीं करता। वर्कर बीस, ये भी नहीं करती। मैम दो आंसर कैसे हो सकते हैं, आगे तो बढ़ो बच्चों। नेक्स्ट, इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल्स, इसमें ह्यूमन्स आना था, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये भी होते हैं। ऑल ऑफ दीज, तो हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टेटमेंट पढ़ो और करेक्ट ऑप्शन बताओ। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? हाँ मैम, हमने ऐसा ही पढ़ा था और ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट नंबर 2, देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। वहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, एग्जाम्पल म्यूल, वर्कर बीज एक्सेट्रा। अरे ऊपर वाला ही क्वेश्चन है बेटा, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे हैं सही। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। आंसर नंबर फर्स्ट। Question number 6. Which of the following statement regarding the response of living organism to external stimuli is correct? The external environment is stimuli can be physical, chemical and biological. हाँ अभी तो पढ़ा, मेटाबॉलिज्म है। All living organism from the prokaryotes to the most complex eukaryote can be sense and response to environment stimuli। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट की स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ये भी बात सही है। कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ मैम यही सही है, तो तीनों ऑप्शन हमारे हैं सही। Read the following statement and select the correct one. Increase in, तो हमको स्टेटमेंट पढ़ना है और बस आंसर बताना है। तो हमको बस स्टेटमेंट पढ़ना है और आंसर बताना है। स्टेटमेंट तो हम सारे पढ़ ही चुके हैं बच्चों। आओ देखो, increase in mass and increase in number of individual are twin characteristic of growth। सही बात है। metabolic reactions can be demonstrated outside the body in isolated cell free system। अब देखो होता क्या है, ये पॉइंट में आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि ये पॉइंट तो हमने नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ लेते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है, जैसे कि हम रिएक्शंस करके देखते हैं लेबोरेटरी में, तो पेट्री डिश में हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, हम उसको आउटसाइड बॉडी के भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से तो ये पॉइंट भी सही हो जाना चाहिए। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ ठीक है, ठीक ही है मैम। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा कौन सा सेट है इसमें जो मतलब डिफाइनिंग फीचर नहीं बताता? फर्स्ट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बेटा बस दो ही कैरेक्टर थे जो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कहला रहे थे, तो इसका आंसर ही हो गया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक, देखिए हमने कितने अच्छे से पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करी, और इसके बाद हमने फटाफट इसके
क्वेश्चंस भी देख लिए, हाँ कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, तो हमने ये भी कर लिया। हमने यहाँ पे एनसीईआरटी कवर कर ली, हमने यहाँ पे पीवाईक्यू कवर कर लिए, हमने यहाँ पे और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए। तो यही तो तरीका है आपकी नीट की जर्नी को और भी पक्का बनाने का। तो इसी तरीके से लगे रहिए और एम करियर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।